हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट बाय SK। आज हम बात करेंगे पार्ट 1 हॉट वर्क सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। तो हॉट वर्क से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में और उसका आंसर किस तरह से करना है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज हॉट वर्क। तो हॉट वर्क का आप आंसर क्या कर सकते हो? Hot work is a work where mostly night flame are used or created। मतलब हॉट वर्क एक ऐसा वर्क है जिसमें मोस्टली नाइट फ्लेम यूज किया जाता है या क्रिएट होता है। जैसे कि LPG जो गैस होता है उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन जो है, इसको अगर जलाएंगे तो यहाँ पे नाइट फ्लेम होगा। एसिटिलीन का जो इस्तेमाल करते हैं हम गैस कटिंग के लिए ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ भी इसको जलाएंगे तो यहाँ पे क्या हो, नाइट फ्लेम होगा। अब क्रिएटेड का मतलब है, क्रिएटेड भी होता है, मतलब अगर ग्राइंडिंग एक्टिविटी करते हैं तो इससे स्पार्क निकलता है जो कि क्रिएट होता है। वेल्डिंग करते हैं, इससे स्पार्क निकलता है जो कि क्रिएट होता है। और गैस कटिंग करते हैं तो वहाँ पे भी गैस कटिंग के दौरान आग निकलती है। तो ये सारे हैं जो क्रिएट हो रहे हैं। यानी कि हॉट वर्क वो हुआ जिसमें या तो मोस्टली नाइट फ्लेम यूज किया जाता है या उस एक्टिविटी के दौरान वहाँ पे क्रिएट होता है, तो उसे हॉट वर्क के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ हॉट वर्क। हॉट वर्क का एग्जांपल कुछ बताना है आपको, तो क्या क्या बता सकते हैं? वेल्डिंग जो है वो हॉट वर्क का एग्जांपल है। ब्रजिंग जो है वो हॉट वर्क का एग्जांपल है। प्रोपेन सोल्डरिंग, प्रोपेन के द्वारा सोल्डरिंग किया जाता है, वो भी एक हॉट वर्क का एग्जांपल है। ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग, यानी जो अभी ऑक्सीजन और एसिटिलीन मिला के जो कटिंग करते हैं वो भी एक हॉट वर्क का एग्जांपल है। ग्राइंडिंग करना हॉट वर्क का एग्जांपल है। और फ्लेम टॉर्च बर्निंग, ये भी एक क्या है, हॉट वर्क का एग्जांपल है। तो इतने एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द हजार्ड ऑफ हॉट वर्क। हॉट वर्क के हजार्ड्स क्या क्या है, इसमें क्या क्या हजार्ड्स है? तो पहला क्या होगा, फायर एंड एक्सप्लोजन का चांसेस रहेगा, यानी एक हजार्ड है। बर्न्स का हजार्ड है। स्पार्क निकलता वो भी एक हजार्ड है। टॉक्सिक गैसेज एंड फ्यूम्स, ये भी हजार्ड है। जब बिल्डिंग करेंगे तो यहाँ पे टॉक्सिक गैसेज फ्यूम्स निकलती है। हार्मफुल रेडिएशन इंफ्रारेड निकलता है बिल्डिंग के दौरान, ये भी एक हजार्ड है। नॉइज हजार्ड है, क्योंकि इसको करने से, ग्राइंडिंग करने से काफ़ी आवाज़ होती है। बिल्डिंग करने से भी कुछ हद तक आवाज़ आती है। वाइब्रेशन होता है बहुत सारे कामों में, इससे जब रिलेटेड काम करेंगे हॉट वर्क में तो भी एक हजार्ड है। कट इंजरी हो सकता है, क्योंकि ग्राइंडिंग मशीन चलाते हैं तो उससे कट इंजरी की संभावना होती है, ये भी एक हजार्ड है। आर्किंग, ये भी एक हजार्ड है। और इलेक्ट्रोक्यूशन, चूँकि मैक्सिमम इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी से का इस्तेमाल करके किया जाता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक्यूशन का भी चांस हो सकता है। तो ये सारे हजार्ड्स हो गए। उसके बाद फायर हजार्ड तो हो ही सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द हॉट वर्क प्रिकॉशन। हॉट वर्क में क्या क्या प्रिकॉशन लिया जा सकता है? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे आंसर करेंगे कि फ्लेमेबल मटेरियल नीड टू बी रिमूव। फ्लेमेबल जितने भी मटेरियल हैं हॉट वर्क करने के पहले रिमूव कर दें। एंड इफ डैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, अगर उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, शुड बी कवर्ड विद ब्लैंकेट, तो इसको ब्लैंकेट से कवर कर देना चाहिए। दूसरा चीज इसका प्रिकॉशन ले सकते हैं, फ्लोर शुड बी टीडी, यानी टीडी का मतलब होता है साफ सुथरा, तो वो एरिया बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। पीपी यहाँ इस्तेमाल करने, जैसे एप्रॉन्स हो गया, बिल्डिंग हेलमेट हो गया, लेदर लेग्स गार्ड हो गया, हैंड स्लिप्स हो गया और मास्क, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे अगर बिल्डिंग एक्टिविटी कर रहे हैं या ग्राइंडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस केस में वहाँ पे अर्थिंग प्रोटेक्शन के लिए, यानी अगर करंट लीक होता है तो ट्रिप करे वो डिवाइस लगाना है, यानी 30 मिली एम्प्स का ELCB या RCCB का इस्तेमाल करना है। एंड अर्थिंग होना चाहिए वहाँ पे। गैस स्टेशन इन कंजेस्टेड एरिया, तो वैसे एरिया जहाँ पे आप काम करने के लिए जा रहे हैं हॉट वर्क का, और वहाँ लगता है कि वहाँ पे पॉइजनस गैस हो सकते हैं, टॉक्सिक गैस हो सकते हैं, फ्लेमेबल गैस हो सकते हैं, तो उसका चेक करना वहाँ पे जरूरी है। बिल्डिंग सीट विथ अटैच हेलमेट शुड बी गिवन टू द बिल्डर, तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो बिल्डर है
उसको वेल्डिंग शीट जो दिया जाता है वो अलग से दिया जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए, उसके हेलमेट के साथ अटैच होना चाहिए कि जब भी वो हेलमेट पहने, शील्ड पहने तो साथ में हेलमेट हो, क्योंकि कभी कभी नीचे काम कर रहा ऊपर से कुछ मटेरियल गिरने का डर रहता है। तो उस केस में अगर हाफ सिर्फ शील्ड पहनेगा तो उसके जो सर है उसमें डैमेज होने का चांसेस हो सकता है। फायर ब्लैंकेट शुड बी मेड अवेलेबल, वहाँ पे फायर ब्लैंकेट होना चाहिए। एंड यूज ईयर प्लग वाइल हाई नॉइज एक्टिविटी, वहाँ पे अगर हाई नॉइज एक्टिविटी हो, जैसे ग्राइंडिंग में काफ़ी आवाज़ होती है तो ईयर प्लग पहन के काम करना चाहिए ताकि उसकी आवाज़ उसको कानों तक कंटिन्यूअस ना जाए। तो ये सारे हैं जो प्रिकॉशंस आप है जो हॉट वर्क प्रिकॉशन के रूप में बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द हॉट वर्क प्रिकॉशन। अच्छा, वो सेम क्वेश्चन है, उसके कुछ और भी हैं। पहला, फायर एक्सटिंग्विशर एंड फायर वाचर शुड बी अवेलेबल, तो वहाँ पे अगर आग लगती है तो उसको बुझाने का भी अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए और उसको बाज करने वाला एक आदमी होता है जिसको फायर बाज के नाम जानते हैं, वो भी वहाँ पे होना चाहिए। स्पार्क कंटेनमेंट अरेंजमेंट, यानी बिल्डिंग बूथ होना चाहिए, यानी स्पार्किंग जो निकलता है बिल्डिंग से या ग्राइंडिंग से तो स्पार्क ज़्यादा दूर तक नहीं जाए, तो उसके लिए वहाँ पे बूथ का अरेंजमेंट किया जाना चाहिए। और वहाँ पे तो अत्यंत ही ज़रूरी है जहाँ पे कि प्रोसेस एरिया में काम कर रहे हैं और वहाँ पे है जो टॉक्सिक कंबस्टेबल गैसेस का चांसेस ज़्यादा है, तो वहाँ पे अगर चिंगारी पहुँच गई तो आग लग जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत है। एरिया फ्री फ्रॉम कंबस्टेबल एंड फ्लेमेबल मटेरियल, एरिया जो है कंबस्टेबल और फ्लेमेबल मटेरियल से फ्री होना चाहिए, वहाँ नहीं होना चाहिए। व्हील गार्ड नीड टू बी प्रोवाइडेड ऑन द ग्राइंडिंग मशीन, तो ग्राइंडिंग मशीन जब भी चलाते हैं तो उसमें व्हील गार्ड होना कंपलसरी है, क्योंकि व्हील गार्ड अगर नहीं होगा तो अगर ब्रेक करता है तो उस केस में इंजरी, मैक्सिमम इंजरी और बहुत खतरनाक हो सकता है। डेड मैन स्विच शुड बी वर्क राइटली, तो ग्राइंडिंग मशीन का जो डेड मैन स्विच जो है वो राइटली काम करना चाहिए और अच्छे से काम करना चाहिए। डिस्क आरपीएम शुड बी ग्रेटर देन मशीन आरपीएम, तो डिस्क का मतलब हुआ जो ग्राइंडिंग मशीन का जो व्हील है उसका आरपीएम मशीन के आरपीएम से हमेशा कम होना चाहिए और नहीं तो इक्वल होना चाहिए। मशीन का आरपीएम ज़्यादा अगर लगा दिया आपने और डिस्क का आरपीएम कम है तो उस केस में डिस्क का टूटने का डर है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि मशीन का आरपीएम कम हो और डिस्क का आरपीएम ज़्यादा हो और नहीं तो दोनों इक्वल हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उससे बात पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बैक फायर, बैक फायर क्या है। तो बैक फायर में आप आंसर कर सकते हैं वाइल यूजिंग गैस कटिंग सेट, जब गैस कटिंग सेट का इस्तेमाल किया जाता है, फ्लेम बर्न बैक इनटू द ब्लो पाइप एंड बर्निंग कंटिन्यू एट अ टॉर्च मिक्सिंग पॉइंट इज कॉल्ड बैक फायर। यानी क्या होता है, जब भी गैस कटिंग सेट का इस्तेमाल किया जाता है तो फ्लेम बर्न बैक होता है ब्लो पाइप में, ब्लो पाइप में जलता है और ये कंटिन्यू जलता रहता है जहाँ पे कि टॉर्च में मिक्सिंग पॉइंट होता है, जहाँ की टॉर्च का वो पार्ट जहाँ पे कि एसिटिलीन और ऑक्सीजन मिक्स होता है तो वहाँ पे कंटिन्यूअस जलता रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक फायर के नाम से जानते हैं। अब ये क्या है, एक इसका होने के पीछे रीजन क्या है। इट्स हैपन व्हेन द ब्लो पाइप इज हेल्ड टू क्लोज टू द वर्क पीस, जब काम करने के बाद अगर कटिंग करने के दौरान टॉर्च के निडल्स को बिल्कुल वर्क पीस से टच करके काटा जाता है तो उस केस में ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इफ द नोजल इज ब्लॉक, या तो नोजल ब्लॉक है या हम वर्क पीस को काफ़ी क्लोज से काट रहे हैं, ये दोनों ही केस में यहाँ पे बैकफायर हो सकता है। तीसरा हो सकता है बैकफायर डू नॉट यूजुअली सीरियस इंजरी, तो बैकफायर जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ये सीरियस इंजरी को तो नहीं करता और कुछ डैमेज भी नहीं करता, बट दे इंडिकेट ए फॉल्ट इन द इक्विपमेंट, बट ये इंडिकेट जरूर करता है कि इक्विपमेंट में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो ये सिर्फ है जो इंडिकेट करता है कि इक्विपमेंट यानी कि नोजल को साफ कर लेना है, या तो कटिंग कर रहे हैं वर्क पीस से काफ़ी टच कर रहे हैं तो उसको सावधानी से काटें। बस इसमें बैक फायर में इतना ही है, इससे नुकसान उतनी नहीं है बट इसको चेक करना जरूरी है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फ्लैश बैक, अब फ्लैश बैक क्या है। तो फ्लैश बैक का आंसर ये कर सकते हैं कि फ्लैश बैक आर कॉमनली कॉज बाई ए रिवर्स फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इनटू द फ्यूल गैस होज एंड फ्यूल इनटू ऑक्सीजन होज। अब यहाँ पे क्या होता है,
फ्लैशबैक में कॉमनली क्या होता है, यहाँ पे गैस का रिवर्स फ्लो होता है। गैस का रिवर्स फ्लो का होने का मतलब है कि फ्यूल गैस है जो ऑक्सीजन होज में चले जाते हैं और ऑक्सीजन गैस है जो कि फ्यूल होज में चले जाते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, ये प्रोड्यूसिंग एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर एट द होज, तो जिसके कारण ये होज के अंदर एक, क्योंकि ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो है दोनों मिल करके एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर बना देता है, तो जिसके कारण उसके होज के अंदर एक्सप्लोसिव मिक्सचर क्रिएट होता है। अब क्या होगा, द फ्लेम कैन देन रिटर्न बैक थ्रू द पाइप फ्लो, उसके बाद उसके अंदर जो जलता रहता है तो फ्लेम क्या होता है, बैक हो जाता है ब्लो पाइप के थ्रू एंड टू द होज, इनटू द होज, होज में फ्लो बैक होता है एंड मे इवन रीच द प्रेशर रेगुलेटर, और इस तरह यह प्रेशर रेगुलेटर के पास पहुंच जाता है और देन द सिलेंडर, उसके बाद ये सिलेंडर तक पहुंच जाता है। अब यहाँ तक पहुंच जाता है तो यहीं तक बात नहीं, इसके बाद इसके बहुत इम्पैक्ट अलग होते हैं। द कंसिक्वेंसेज ऑफ द फ्लैशबैक आर पोटेंशियली वेरी सीरियस, ये बहुत ही सीरियस केसेज है। दे कैन रिजल्ट इन डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द इक्विपमेंट, इसके कारण ये है जो इक्विपमेंट को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है या पूरी तरह डैमेज कर सकता है। अ कुड इवन काउज द सिलेंडर टू एक्सप्लोड, और इसके कारण ये भी हो सकता है कि सिलेंडर एक्सप्लोड हो जाए, और आपने इस तरह का केस साइड पे देखा भी होगा। दिस कुड इन सीरियस इंजरी टू पर्सन, जिसके कारण यहाँ पे आदमी को सीरियस इंजरी भी होती है एंड सीरियस डैमेज टू द प्रॉपर्टी, और डैमेज प्रॉपर्टी की भी सीरियस यहाँ पे डैमेज होती है। तो यहाँ पे बैक फायर और फ्लैश बैक में अंतर ये है कि फ्लैश बैक में एक सिस्टम में प्रॉब्लम है उसको शो करता है, बट फ्लैश बैक है जो एक सीरियस केस है, जो कि इस केस में यह है जो कि सिलेंडर को तो डैमेज करता ही करता है, ह्यूमन को भी काफ़ी बुरी तरह से सीरियस इंजरी देता है या मर भी सकता है इवन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नॉन रिटर्न वाल्व एंड फ्लैश बैक अरेस्टर। अब यहाँ पे दो चीज़ों हमने अभी देखा था, एक फ्लैश बैक देखा था, दूसरा बैक फायर देखा था। तो बैक फायर और फ्लैश बैक को रोकने के लिए यहाँ अरेंजमेंट किया गया है, उसका आंसर किस तरह से कर सकते हैं, वो है नॉन रिटर्न वाल्व एंड फ्लैश बैक अरेस्टर। तो चलिए देखते हैं नॉन रिटर्न वाल्व क्या होता है। ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये नॉन रिटर्न वाल्व है। नॉन रिटर्न वाल्व में क्या होता है, इन नॉन रिटर्न वाल्व गैस फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, इसमें गैस है जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है एंड इट श्योर टू गैस फ्लो थ्रू ए पाइप इन द राइट डायरेक्शन, और ये इंश्योर करता है कि गैस है जो राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंड प्रिवेंट रिवर्स फ्लो ऑफ गैस, और ये गैस के रिवर्स फ्लो को प्रिवेंट करता है, तो इसे नॉन रिटर्न वाल्व कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसके बाद जो है वो फ्लैश बैक अरेस्टर जो होता है, इसमें क्या होता है, फ्लैश बैक अरेस्टर इज ए गैस सेफ्टी डिवाइस, ये एक सेफ्टी डिवाइस है दैट स्टॉप द फ्लेम और रिवर्स फ्लो ऑफ द गैस बैक इनटू द इक्विपमेंट। ये क्या करता है, रिवर्स फ्लो को रोकता है और इक्विपमेंट में बैक नहीं जाने देता या सप्लाई लाइन में बैक नहीं जाने देता, और जिसके कारण क्या होता है, इट प्रोटेक्ट द यूजर एंड इक्विपमेंट फ्रॉम डैमेज और एक्सप्लोजन, जिसके कारण ना तो यूजर को कोई नुकसान करता है और ना ही यहाँ पे कोई इक्विपमेंट का डैमेज होता है। इसलिए जनरली यहाँ पे नॉन रिटर्न वाल्व नहीं लगा के लोग क्या करते हैं, दोनों ही तरफ फ्लैश बैक अरेस्टर लगाते हैं, जिससे कि दोनों ही प्रोटेक्शन हो जाए कि गैस भी सही डायरेक्शन में फ्लो करो, और ऊपर से फ्लेम है जो रिवर्स फ्लो, फ्लेम का रिवर्स फ्लो पाइप में नहीं हो और पाइप के थ्रू रेगुलेटर तक ना जाए और रेगुलेटर से सिलेंडर तक ना जाए। तो इसके लिए ज़्यादा करके इस्तेमाल फ्लैश बैक अरेस्टर का दोनों साइड, टॉर्च साइड एज वेल एज सिलेंडर साइड करना जरूरी है। तो दोस्तों अभी आपने कुछ क्वेश्चन देखा जो हॉट वर्क में पूछे जाते हैं, इसका आंसर अगर आप सही करते हैं तो आप है जो इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।